कश्मीर में कुछ किसी प्रकार से कोई भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना पहले कभी हुई थी, ना अब हो रही है, ना आने वाले समय में होगी। तो अपना सबका एक ही जितने भी हम भारतवासी हैं वो ये होना चाहिए कि अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को घर की चार दीवारी में रखते हुए बाहर जब हम आते हैं तो केवल हम बात करें अपने देश की बात करें, अपने राष्ट्र की बात करें। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा देश का जो सिरमौर है, भारत माता के का जो मुकुट है, जम्मू कश्मीर लद्दाख राज्य, उसके बारे में। ऐसा भविष्य के बारे में जब चर्चा करनी होती है, भविष्य की योजना बनती है, तो उसमें इतिहास का उल्लेख आना वो अवश्यम भावी हो जाता है, क्योंकि एक प्रोवर्ब भी है, कहते हैं इंग्लिश में कि those who don't learn from the mistakes which have been committed in the annals of history are condemned to repeat them। तो इतिहास जो है वो किसी भी भवन का जब निर्माण करना होता है तो उसका जो नींव होता है उसकी भूमिका इतिहास बनाता है, ताकि जो जितना मजबूत इतिहास रहेगा, जितनी मजबूत संस्कृति किसी देश की रहेगी, उतना ही उसका भविष्य जो है वो उज्जवल होता है। तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मुद्दा तो यही है कि आज की परिस्थिति क्या है, आज का जो जियोपॉलिटिकल स्थिति चल रही है उसका जम्मू कश्मीर की राजनीति पे, जम्मू कश्मीर के समाज पे क्या प्रभाव रहेगा और आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। मुख्य मुद्दा यही है, लेकिन इससे पहले इतिहास की चर्चा करना वो बहुत आवश्यक है। और मेरा, क्योंकि इतिहास के जिन कालखंडों की मैं चर्चा करूंगा उन सभी कालखंडों पर के ऊपर एक स्वतंत्र रूप से एक अलग से जो है वो एक घंटे का, डेढ़ घंटे का शो किया जा सकता है, लेकिन मैं उनको कम शब्दों में एक कंडेंस रूप में सामने रखूंगा। अगर एंशियंट इंडियन जो एंशियंट जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री है उसको मिलाकर, मिडिएवल हिस्ट्री को मिलाकर के, उसके बाद में अपने सिख रूल, डोगरा रूल, उसके बाद में फिर भारत स्वतंत्र होने के बाद का जो पूरा अपना कालखंड रहा, सबको मिलाकर के थोड़े समय में मैं बात आगे रखूंगा। जैसे मैंने बताया कि उसका इतना व्यापक इतिहास है कि केवल अगर हम वहाँ जो हमारा पुरातन इतिहास है जम्मू कश्मीर का उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे तो दिनों दिन निकल जाते हैं। कम शब्दों में कश्मीर के इतिहास के बारे में जो बहुत हमारे प्रामाणिक जो पुस्तकें, जो हमारे ग्रंथ मिलते हैं, उनमें नीलमत पुराण के बारे में चर्चा करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। नीलमत पुराण हालांकि पौराणिक भाषा में है, जिस प्रकार से सिंबलिज्म होता है वैसे ही है, लेकिन उसमें से जो उसको कहते हैं टेक अवे वो ये है कि ये जो विशेष करके जम्मू कश्मीर प्रांत का जो कश्मीर घाटी का हिस्सा था, ये पूरा किसी समय पानी से ही भरा हुआ था। बहुत बड़ी झील थी, सतीसर इसको झील को कहा जाता था। और सतीसर और कालांश में क्या हुआ कि जहाँ पर इस वक्त बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वो उसका ओरिजिनल जो नाम है वो वराहमूल है। वराहमूल स्थान पे जो कुछ इस प्रकार से जो है वो कुछ बदलाव आए भूगोलिक के, वहाँ से रास्ता बना और ये झील का पानी जो है वो धीरे धीरे वहाँ से निकलता गया, वितस्ता नदी के रूप में। ये जो है भारत के पश्चिमोत्तर भाग से होता हुआ बाद में जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके साथ में जाकर के ये पानी मिला। आज वितस्ता नदी को झेलम के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन जो कश्मीर के निवासी हैं वो उसको आज भी वितस्ता का जो अपभ्रंश है था उस नाम से ही उसको वो पुकारते हैं। ये मुगल कालीन समय में वितस्ता से इसको झेलम कर दिया गया। मूल रूप से तो वेरीना करके स्थान है घाटी के भीतर जहाँ से इसका उद्गम स्थल है। बाद में अलग अलग नदियाँ जो है इसमें मिलती जाती हैं।
एक सिंधु नदी जो है वो कश्मीर घाटी के भीतर भी बहती है। एक तो सिंधु नदी जो तिब्बत से निकलती हुई, फिर लद्दाख से निकलती हुई, पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांतों से निकलती हुई सिंधु महासागर में जाती है। वो तो प्रख्यात जो प्रसिद्ध सिंधु नदी है। एक सिंधु नदी जो है वो कश्मीर घाटी में भी निकलती है, वो भी जाकर के इसी विकस्तान, इसी जेहलम में मिलती है, और बड़े रूप में फिर ये नदी आगे जाकर के बारामूला से निकलती हुई ये सिंधु नदी में जाकर के मिलती है, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसमें। अब ये तो पौराणिक इतिहास था। कश्यप ऋषि जो हैं वो वहाँ पर उनकी तपोभूमि थी, और उसी नाम से कश्मीर का नाम भी प्रसिद्ध हुआ। और भारत के जो इतिहासकारों में एक बहुत प्रमुख नाम जो है वो कलहन का आता है, जिसने कश्मीर के इतिहास के बारे में एक पहली राजतरंगिणी पुस्तक लिखी। बाद में भी कई ऐसे इतिहासकार हुए, जैसे जॉन राज वगैरह थे, जिन्होंने अपनी अपनी राजतरंगिणी की रचना की, लेकिन जो मूल रूप से राजतरंगिणी लिखी गई थी वो लिखी गई थी कलहन के द्वारा। कलहन ने जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखी उसमें उसने कश्मीर के जो राजवंश हैं उनकी इतनी उसमें प्रिसाइज उसने वर्णन किया है कि उनका जो काल है वो कालखंड उनके जो राज्य का वो बरसों में, फिर महीनों में, दिनों तक इतना उसका एक्यूरेट उसने उसमें चित्रण उसने किया है। और उसके सारे जो लिखित प्रमाण हैं वो प्रमाण आज कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। महाराजा गोपादित्य जो ईसा से 300 साल पहले जो वहाँ पर वंशावली चली राजाओं की, उनका राज्य था। उनके राज्य के समय ही जो आज का श्रीनगर शहर है उसके बीचों बीच पर्वत खड़ा है, उसको शंकराचार्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। पहले उसको गोपाद्री शिखर के नाम से ही जाना जाता था। आज भी इतिहास में गोपाद्री पर्वत का उल्लेख आता है। और गोपाद्री पर्वत जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये नीलमत ये अपना इसमें कलहन की राजतरंगिणी उसका उल्लेख है। वहां पर पहली जो आज वहां पर शंकराचार्य मंदिर जी हैं उनको नाम उनका ज्येष्ठेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था। ज्येष्ठेश्वर मतलब शिव भगवान। तो पहले गोपादित्य ने उनका निर्माण करवाया उस मंदिर का। बाद में 8वीं शताब्दी में बहुत पराक्रमी राजा हुए ललितादित्य, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करवाया था उस मंदिर का। और कश्मीर के इतिहास में दुर्दैव से कोई एक जब इस्लाम आया तो इस्लाम का शाह मीरी जो राजवंश था उसमें 1389 में एक सिकंदर नाम का जो है बादशाह हुआ, उसको सिकंदर बुत शिकन के नाम से जाना जाता है। अब ये बुत शिकन शब्द को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बुत शिकन मतलब जो बुतों को तोड़ने वाला हो, आइकॉनोक्लास्ट। वो जो था उसने इतने मंदिरों को ध्वस्त किया था वहाँ पे कश्मीर में कि उनकी कोई गिनती नहीं है। और अनगिनत मंदिर वहाँ पर क्यों थे उसके बारे में भी मैं कुछ शब्दों में चर्चा करूंगा। क्योंकि ये जो धरती थी ये रिसेंटली मतलब कुछ हजार साल पहले तो पूरा पानी था। आज भी यदि घाटी के भीतर में आप जाएंगे किसी गांव में तो 5-10 फुट आप अगर कुआं खोलेंगे तो पानी निकल आता है। मतलब पानी जो जमीन के सतह के इतना साथ में सटा हुआ है, और चारों तरफ से पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा हुआ, तो इतने हर पर्वत में से अपना एक झरना निकलता था। और जहां जहां पर इस प्रकार के जो स्रोत हैं वो फूटते थे वहां पर उनको कश्मीर की भाषा में नाग कहा जाता है। अब जो नाग हैं, जहां जहां नाग थे, जहां जहां चश्मे फूटते थे, वहां वहां पर उस समय के जो बुद्धिमान हमारे कश्मीर की जो प्रजा थी उसने मंदिरों का निर्माण किया था। मंदिरों का निर्माण करने के पीछे मंशा ये होती थी कि जल जो है, आज विज्ञान इस बात को मानता है कि जल को जिस दृष्टि से आप देखोगे जल के गुण उसी प्रकार से हो जाते हैं। आप प्रेम पूर्वक दृष्टि से जल को देखोगे तो जल जो है जीवनदायी हो जाता है। आप घृणा की दृष्टि से देखोगे तो उस जल में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो जल जो है वो जीवनदायी भी है। और जल जो था, क्योंकि अगर वो बाढ़ वगैरह, क्योंकि इतना पानी था, इतना प्रचुर मात्रा में वहां पे,
कि बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आया करती थी। जल जो है वो अमृतमयी हो, वो जीवनदायी हो, इसको उस रूप देने के लिए जहाँ पर जल का स्रोत झरना फूटता था वहाँ पर मंदिर बनाने की परंपरा कश्मीर में थी। इसीलिए हजारों मंदिर जो थे कश्मीर में उस वक्त मौजूद थे। और जल को एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, ताकि ये जीवनदायी हो, और मंदिर का निर्माण करना। और फिर 1389 में सिकंदर बुत श्रीकम का जिनका मैंने उल्लेख किया है, वो इतना गर्मांध, इतना जिहादी शासक था कि उसने ठान लिया था कि मैं कश्मीर के भीतर एक भी मंदिर जो है ये बुत प्रस्तों का रहने नहीं दूंगा। तो उसने 11 लाख मंदिर ध्वस्त किए थे। अब कुछ मंदिर जो थे वो कैसे, उस प्राचीन मंदिरों की मैं बात कर रहा हूँ, बच कैसे गए। उनमें से एक, जिन मंदिर में शंकराचार्य ज्येष्ठेश्वर मंदिर का मैंने उल्लेख किया है, वो मंदिर भी एक थे, क्योंकि उसको वो कश्मीर में गोपाद्री जो पर्वत है, जो शंकराचार्य पर्वत है, ये श्रीनगर, आज का जो श्रीनगर आप जाएंगे तो बीचों बीच डल लेक के एक साइड में आ जाता है, और एक साइड में उसके गुपकर करके रोड है, जहाँ पर ये सब, आज आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, गुपकर अलायंस करके एक पॉलिटिकल जथेबंदी बनी थी। तो वो गुपकर जो रोड है वो एक साइड में आ जाती है, दूसरी साइड में डल झील उसके आ जाती है, और शहर के बीचों बीच ये पर्वत उपस्थित, और उसके ऊपर बड़ा आलीशान मंदिर शंकराचार्य जी का। तो 500 साल पहले उसने उस वक्त ये सोचा कि बाकी मंदिर तो मैंने चलो सारे ध्वस्त किए, लेकिन ये एक प्राचीन मंदिर जो है ना, इसका मंदिर का स्वरूप जो है वो मैं समाप्त कर देता हूँ। तो उसके भीतर जो शंकर भगवान की जो लिंग था, शिवलिंग था, उसको उसने तोड़ दिया और उस स्थान को कहना शुरू कर दिया तख्ते सुलेमान। तख्ते सुलेमान नाम उसका रखने का कारण क्या था, क्योंकि आज से 500 साल पहले तो इस्लाम केवल 1000 साल पुराना एक धर्म था, और वो मंदिर जो था आज जो उसका 2300 साल पहले गोपादित्य महाराजा ने उसकी नींव रखी थी, तो उस समय भी वो करीबन करीबन 1800 साल पुराना था। तो 1800 साल प्राचीन मंदिर को 1000 साल पुराने धर्म के साथ कैसे जोड़े। तो उन्होंने क्या किया कि उनका एक पैगंबर सुलेमान भी है इस्लाम में, तो ये एक भ्रांति फैला दी कि भाई हमारा पैगंबर सुलेमान जो था वो यहाँ पर आया था, यहाँ था, बैठा था, तो ये उसका तख्त है, और उसको तख्ते सुलेमान करके इन्होंने प्रसिद्ध करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि ये साल 200-300 साल तक उनका ये प्रपंच चलता रहा। बाद में जब वहां पर सिख शासन आया, डोगरा रूल आया, तब जाकर के वापस से वहां पे जो है शिवलिंग की जो पुनर्स्थापना हुई, और उसका पुराना स्वरूप उस मंदिर को मिला। तो यह कलहन की राज तरंगनी में जो जो उस समय जो प्रमाण मौजूद हैं वो आज भी हमको वहां दिख जाते हैं। एक पानी मंदिर करके वहां पर श्रीनगर शहर के भीतर है, वो आज बदामी बाग कंटोनमेंट है, जहां पर हमारी जो शायद सेना की 15 जो कॉप है उनका हेडक्वार्टर है। वो बदामी बाग के अंदर वो मंदिर है, उसको पुनर्अधिष्ठान उसका नाम था, अभी उसको पांडव थान भी अपभ्रंश करके बोला जाता है। वो मंदिर बच गया। उसका बचने का कारण भी यही है कि क्योंकि वो जिस वक्त सिकंदर का शासन था तो उस वक्त झेलम नदी उधर से बहती थी, और वो मंदिर पानी में डूब गया। इसीलिए बाद में वो लोक जो परंपरा है उसमें उसको पानी मंदिर भी कहा जाने लगा। झेलम ने वापस अपना रास्ता बदला तो वो मंदिर प्रत्यक्ष सामने आ गया और वो मंदिर बच गया। इस तरह से कुछ प्राचीन मंदिर उरी में कुछ एक मंदिर हैं जो प्राचीन उसके हथौड़ों से बच गए, और सबसे अधिक जो उसका मंदिर के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो मार्कंड मंदिर जो है दक्षिण कश्मीर में आता है, अनंतनाग जिला। सूर्य मंदिर जो विश्व में प्राचीन सूर्य मंदिर है उनमें से एक, सूर्य प्राचीन मंदिरों में एक मार्तंड सूर्य भगवान का नाम है, उनका मंदिर था। तो सिकंदर ने उसके ऊपर कई महीनों तक जो है उसको तोड़ने का प्रयास किया। बड़ा भव्य और विशाल मंदिर था, पूरा जब नहीं टूटा तो बाद में उसी के इतिहासकारों ने लिखा है कि आसपास के जंगलों से उसने लकड़ियां काट करके उनके अंदर भर्ती जा करके और उसको जलाया, और उससे उसकी जो छतें हैं वो गर्मी से धुएं से फट गई। इसलिए आज भी यदि जाएंगे मार्तंड मंदिर तो उसके प्रांगण में जो
एक अलग 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 अपनी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो किसी न किसी रूप में मिल जाएगी। और जो सेंक्टम सेंक्टोरम में जो सूर्य भगवान की जो मूर्ति थी वो उसने तोड़ दी थी और उसकी छतें नहीं मिलेंगी, बाकी दीवारें उसकी वहां पर मौजूद हैं मार्तंड मंदिर की। ये तो रहा अपना एक मिडिएवल हिस्ट्री तक। अब एक उसमें मिडिएवल हिस्ट्री में एक उल्लेख करना और बड़ा जरूरी है, वो है 8वीं शताब्दी में वहां पर जो राज्यवंश चला उसमें महाराजा ललितादित्य का उल्लेख करना बहुत आवश्यक हो जाता है। वो बड़ा पराक्रमी राजा थे। उस समय तक इस्लाम का उदय हो चुका था और इस्लाम भारत में 712 ईस्वी में सिंध में जो अपने आप को स्थापित कर चुका था। एक साइड में से तो इनको यहाँ आगे ना बढ़ सके, सिंध और मुल्तान तक रह सके, तो एक साइड में तो जो उस वक्त गुजरात और राजस्थान के राजपूत राजा थे उसमें बप्पा रावल का नाम बहुत प्रमुख आता है। उन्होंने इनको रोका, कई सौ साल तक उनको रोक के रखा। और उत्तर में ये जो ईरान से होकर के इन्होंने अफगानिस्तान में पैर रख दिया था और अफगानिस्तान का जो हिस्सा है वो कश्मीर के साथ में लगा करता था, वहां से भी बहुत प्रयास हुए कश्मीर घाटी में घुसने के, उनको रोकने के लिए। और जो कश्मीर घाटी से जो रास्ता यहाँ बारामूला से होकर के रावलपिंडी जो इनका पाकिस्तान का है और वो मैदानी क्षेत्रों में आता था, वहां तक इस्लाम ना आ पाए, उनको रोकने के लिए महाराजा ललितादित्य ने बहुत पराक्रम अपना दिखाया। और ये उन्हीं की पराक्रम था, जैसे महाराजा ललितादित्य का और बप्पा रावल जैसे शूरवीरों का, कि 712 ईस्वी में आया हुआ इस्लाम 300 साल तक भारत के किसी दूसरे क्षेत्र में फैल नहीं पाया। गजनवी 1002 में आना शुरू हुआ यहाँ पे, उसने 17 बार हमले किए, उस वक्त भी आता था, घुट के चला जाता, तो बहुत ज्यादा फैल नहीं पाया। और कश्मीर में तो इस्लाम जो है उसके पैर जमे 1339 में। वहां पर राजा सुहदेव था। आंतरिक जो है झगड़ों के कारण से उसका राज्य काफी कमजोर हो गया था। और बाद में महारानी कोटा रानी उसका राज्य रहा। उसी एडमिनिस्ट्रेशन में स्वात घाटी जो आज पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां से एक शाह मीर करके एक व्यक्ति जो इनके यहाँ आया था और आने के बाद में इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका हिस्सा था, और उसने अंदर से षड्यंत्र करके फिर राज्य जो है वो हथिया लिया और 1339 से कश्मीर में पहली दफा इस्लाम का शासक जो है वहां पर आया। अब उसमें क्या था कि धर्मांतरण का इतना बड़ा कुचक्र चला, जैसे मैंने सिकंदर बुत शिकन का आपको बताया ही है, उसने तो मतलब हिंदुओं का रहना वहां पर दूभर कर दिया था। उसके बाद थोड़े से सहिष्णु शासक, थोड़े बहुत जनरल अभी दिन जैसे आए भी हैं कि जिन्होंने इतना अत्याचार नहीं किया और हिंदुओं को थोड़ा सांस लेने का वहां पर मौका मिला। लेकिन एक्सोडस, हिंदुओं का वहां से निकलना, 7-8 एक्सोडस हो चुके हैं, जो पहले शामीरी डायनेस्टी से चलते हुए मुगल डायनेस्टी तक आए, मुगल डायनेस्टी से चलते हुए पठानों के रूल तक आए, और फिर दुर्भाग्य से वो बाहर के लोगों का राज्य था, तो समझ में आता है कि अपने यहाँ के जो हमारे भारत के लोग हिंदू हैं उनका वहां से उनके ऊपर अत्याचार थे, तो मूल स्थान से निकलते थे। लेकिन जो 1989-1990 में हुआ, अपने ही लोगों का शासन हो, अपना ही देश हो, और दुर्भाग्य से अपने ही देश में निष्कासन लेना पड़े, ये एक फाइनल वहां से जो एक्सोडस था कश्मीरी हिंदुओं का। तो ये एक्सोडस की जो परंपरा है ये शाहमीरी घराने से ये शुरू हो चुकी थी। 7वीं-8वीं निष्कासन जो है अभी हुआ है। 1339 से 1586 तक शाहमीरी वहां पर उनका रूल रहा। 1586 में मुगल जो है वो उन्होंने वहां पे राज्य अपना स्थापित कर लिया और अपने गवर्नर उन्होंने वहां पर जो अपॉइंट करते थे, जिनके माध्यम से वो वहां राज्य किया करते थे। उसी एक कालखंड में 1675 में एक घटना भी वहां पर होती है कि बड़े कम हिंदू रह गए थे, और इफ्तिखार खान जो मुगल गवर्नर था वहां पर, उसने हुक्म जारी किया
कि सारे हिंदू जो है वो मुसलमान बन जाए। तो ये बहुत प्रसिद्ध घटना हो थी कि वहाँ से एक पंडित कृपाराम जी के शिष्टमंडल में कश्मीरी पंडित हिंदू आते हैं और आनंदपुर साहब में 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के पास जाते हैं और उनको जाकर कहते हैं हमारी रक्षा करो। तो ये 1675 का एक वाक्य था जब वहाँ पर मुगल थे। मुगल शासन वहाँ रहा 1751 तक। 1751 में जो अफगान बेल्ट थी वहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो था उसका राज्य प्रस्थापित हो चुका था और जो दुरानी उसका कबीला था उनके लोग कश्मीर में भी 1751 में क्योंकि मुगल दिल्ली से भी कमजोर हो गए थे और कश्मीर में उनका शासन निकल गया तो आया। ये 1751 से लेकर 1819 का जो कालखंड है ये इतना अत्याचार से परिपूर्ण था और ना केवल अत्याचार हिंदुओं पर, क्योंकि हिंदू तो ही कम गए थे उस वक्त, लेकिन मुसलमानों पर भी इतना जबरदस्त अत्याचार हुआ करता था कि जिसका कोई अंत नहीं है। उसकी चरम सीमा हुई 1819 के लगभग आकर के। वहां पर जो है सिकंदर खान उसका वो गवर्नर था पठानों का, तो उसका एक मंत्री था बीरबल जो कश्मीरी हिंदू था। बीरबल के पास में कुछ कश्मीरी मुसलमान आते हैं और वो आकर के कहते हैं कि देखिए हमारे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, हमारी फसल जो है वो कम होती है तो भी हमारे से लगान जो है वो पूरा वसूल करते हैं ये पठान। तो हमें किसी प्रकार से और नहीं देने की सूरत में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, गिरफ्तार करके मार मृत्युदंड तक भी दिया जाता था। तो आप कैसे भी करके हमको इससे बचाइए। तो बीरबल पंडित जो थे बीरबल धर, उनके मन में एक विचार आता है कि भाई इससे पहले जब भी हमारे ऊपर कुछ इस प्रकार के जो है वो दुर्दैव आता है तो हम कई बार पंजाब का रुख किया, गुरुगढ़ के पास गए हमने अपनी रक्षा के लिए। तो उस समय तक पंजाब का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन, क्योंकि 1804 में महाराजा रणजीत सिंह का जो है राज्याभिषेक होता है और उन्होंने अपना शासन बहुत ज़्यादा मुल्तान से लेकर ऊपर खैबर तक और यहाँ पर ये साइड में जो आज का हरियाणा है वहाँ तक उनका शासन मजबूत हो चुका था। तो बीरबल धर जो है ये एक वहाँ से प्रतिनिधि मंडल लेकर के आता है यहाँ जिसमें मुसलमान ज़्यादा हैं और लाहौर दरबार में आकर के कहता है महाराजा रणजीत सिंह को, कहता देखो हमारे ऊपर जब भी विपत्ति आती है तो हम उस वक्त गुरुओं के दरबार में आते थे, आज हम आपके दरबार में आए हैं, तो आप हमें यहाँ पे हमारी कश्मीर को जो है वो अत्याचारियों से बचाइए। इसकी पृष्ठभूमि दो रही। एक तो उस वक्त भारत में जो ब्रिटिश थे इनका काफी हद तक कब्जा हो चुका था। 1764 की प्लासी की लड़ाई में ये बंगाल पे कब्जा कर चुके थे। 1818 में यहाँ पर बीमा कोरेगांव में जो है वो पेशवाओं के साथ में युद्ध में ये यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र था भारत का पश्चिम और दक्षिण जो क्षेत्र है इस पे कब्जा कर लिया था और केवल एक पंजाब रह गया था। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के साथ टक्कर लेने की इनकी तब तक हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये क्या था कुछ ना कुछ उनके साथ संधि करते रहते थे। तो इन्होंने एक महाराजाओं को उस वक्त इनके हित में था कि महाराजा जो वो कश्मीर जो है वो अपने राज्य में मिलाए, क्योंकि कश्मीर के ऊपर रशिया के जो जार थे वो इस ताक में थे कि हमको किस प्रकार से मौका मिले और हम थोड़ा अफगानिस्तान से होते हुए अरब सागर तक जो अपना है उसके वार्म वाटर्स ऑफ अरेबियन सी वहां तक हम पहुंच सके। तो इनको वहां पर एक जो अंग्रेजों की राजनीति थी वो इस प्रकार के से थी। एक तो उन्होंने अपने पैर जमा के रखे थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में वो चाहते थे कि महाराजा रणजीत सिंह एक बफर स्टेट वहां पर क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को भी काफी सपोर्ट देने की उस वक्त पेशकश की और तब तक पंडित बीरबल धर का जो प्रतिनिधि मंडल था वो लाहौर दरबार में आ चुका था। महाराजा ने पहले 2 बार वहां पर प्रयास किया, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से वहां पर हैवी आर्टिलरी काम नहीं करती थी और अंततोगत्वा 1819 में
महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जो सिपह सलार हैं दीवान मोहकम चंद, हरि सिंह नलवा और स्वयं उनके पुत्र खड़क सिंह, उनके नेतृत्व में उन्होंने अपनी सेना भेजी और जो जिसको आज ओल्ड मुगल रूट कहते हैं, जो यहाँ से जम्मू से पुंछ, राजौरी, सुरनकोट और आगे जाके जो कश्मीर का घाटी का शोपियां डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर शोपियां के अंदर युद्ध होता है। उसको बैटल ऑफ शोपियां के नाम से जाना जाता है 1819 में। और कुछ ही दिनों में जो है महाराजा की सेना वहां पर बहुत भारी जो है वो नुकसान पहुंचाती है पठान सेना को और वो विजित होती है। और कश्मीर के भीतर 480 साल की जो प्रतंत्रता है 1339 से शुरू होती है 1819 तक, उसकी समाप्ति हो जाती है। और वहां पर जो है अपना भारत के अपने लोगों का राज्य जो है वो वहां पर स्थापित होता है। और महाराजा का जो शासन वहां चलता है 1819 से, और बहुत से प्राचीन जो हमारे मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होता है। जैसे मैंने बताया कि शंकराचार्य मंदिर के भीतर भी जो शिवलिंग की पुनः स्थापना हुई उसी कालखंड में वो हुई। बहुत अधिक जो अत्याचार था वो तो समाप्त होना ही था पठानों का। अब पंजाब में एक ये चलता है कि 1838 में महाराजा रणजीत सिंह का देहांत होता है और जो वहाँ पर खालसा राज है उनके देहांत के बाद में धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है और अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल और उनकी कूटनीति जो उनकी है वो वहाँ पर शुरू हो जाती है। 1846 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है जिसमें जो अंग्रेज हैं वो जीत हासिल करते हैं तो उस वक्त जो है एक वॉर जो है एक्सपेंसेस वो लाहौर दरबार के ऊपर लगाते हैं कि भी आपको इतना पैसा जो है वो आपको भरना पड़ेगा। उस समय तक महाराजा रणजीत सिंह के सेना में जो जम्मू का प्रदेश देखते थे गवर्नर वो महाराजा गुलाब सिंह थे। तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा ये गलत फैलाई जाती है कि अंग्रेजों ने महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में कश्मीर उस वक्त बेच दिया था। ये सरासर गलत बात है। जो वॉर एक्सपेंसेस इन्होंने लाहौर दरबार पे लगाए थे और लाहौर दरबार का एक अंग होने के नाते महाराजा गुलाब सिंह ने उस वक्त कहा था कि मैं मेरी जन्मभूमि है वो जम्मू कश्मीर, तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे हाथ में ही रहे। तो वो खर्चा जो उन्होंने उनको दिया और फिर उसकी रीइंबर्समेंट वहां से हुई अंग्रेजों को। और 1846 से कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर का पूरा जो प्रांत है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हुंजा, बाल्टिस्तान, ये पूरा जो क्षेत्र है ये महाराजा गुलाब सिंह के आधिपत्य में आता है। और 1846 से लेकर के 1947 तक 100 साल तक महाराजा गुलाब सिंह, उनके सुपुत्र महाराजा रणबीर सिंह, उनके आगे महाराजा प्रताप सिंह और फिर महाराजा हरि सिंह, ये 100 साल का इतिहास वहां पर अपना जो है वो स्वतंत्र भारत के जो अपने हमारे भारतीय राजा हैं 1819 से जो परंपरा शुरू होती है ये 1947 तक वहां पर चलती है। इसमें एक बात का उल्लेख करना बड़ा जरूरी है कि जनरल जोरावर सिंह जो डोगरा जनरल थे और उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की सेना में महाराजा गुलाब सिंह के अंतर्गत वो तैनात थे। वो आज जो लद्दाख का पूरा क्षेत्र है यहाँ तक उन्होंने पूरा क्षेत्र तिब्बत तक जाकर के वो पूरा जम्मू कश्मीर राज्य में उन्होंने मिलाया था। अब कुछ इस कालखंड की विशेष घटनाएं जो है वो उल्लेख करनी बड़ी जरूरी है कि महाराजा हरि सिंह का जब जम्मू कश्मीर में शासन था तो पैरामाउंसी जो थी अंग्रेजों की थी। तो 1935 में अंग्रेजों ने महाराजा के सामने एक आवेदन लेकर जाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई ये जो गिलगित और बाल्टिस्तान का जो इलाका है ये हमें आप 60 साल की लीज के ऊपर दे दीजिए। महाराजा स्वीकार कर लेते हैं। उसके पीछे उनके जो राजनीतिक कारण थे वही थे जिनका मैंने उल्लेख पहले किया है कि किस प्रकार से रशिया को नीचे आने से रोकना है।
और वो गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है वो अफगानिस्तान को टच करता है। जो आज वाखन कॉरिडोर हम जो कहते हैं, जो वाखन कॉरिडोर अफगानिस्तान से निकलता है और ताजिकिस्तान को टच करता हुआ जो सिंकियांग प्रोविंस है चाइना की, उसको, तो वाखन कॉरिडोर जो है वो गिलगित को लगता है। और रशिया को रोकने के लिए गिलगित में अंग्रेजों का स्वयं का बैठना बड़ा जरूरी था। तो 1935 में इन्होंने महाराजा से वो लीज में लेते हैं। लेकिन जब ये तय हो जाता है कि अभी भारत की स्वतंत्रता जो है वो अपरिहार्य है, भारत स्वतंत्र होने जा रहा है, तो ये अपना अंग्रेज जो है लगभग जुलाई अगस्त में 1947 में ये लीज एग्रीमेंट जो एब्रोगेट करके ये वापस से गिलगित का जो पूरा क्षेत्र है जो महाराजा को वापस दे देते हैं। महाराजा का उस समय 1947 में कुछ शब्दों में मैं उल्लेख करूंगा कि इन्होंने जब भारत के सभी जितने भी राज्य थे 568 जो प्रिंसिपल स्टेट थी, वो सब ने निश्चय कर लिया था कि हम जो है वो अपना अपना भाग्य निर्धारण जो है, कुछ जो पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसके भीतर थी कुछ, तो उनके साथ चली गई। जो भौगोलिक दृष्टि से भारत में थी वो भारत के साथ में आई। इसी प्रकार से महाराजा हरि सिंह ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो है वो भारत के साथ में उन्होंने साइन किया था। उससे पहले एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उन्होंने पाकिस्तान के साथ बनाया था कि कोई आप हमारे ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का निषेध करते हुए वहां पर आक्रमण किया। पाकिस्तान के जो उस वक्त जो सेना थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से जो सेना वो उनकी वहां पर बैठी हुई थी, मीरपुर और पुंछ के क्षेत्र के 60,000 सैनिक, और उनके साथ फिर जो कबायली जितने वहां के थे, अफरीदी ट्राइब उसमें मेन था, उनके द्वारा वो पाकिस्तान जो यहाँ पर आक्रमण करवाता है कश्मीर के ऊपर। और दो तीन बातें उसकी समझने वाली। एक तो कश्मीरी जनता ने बिल्कुल भी कबायलियों का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने आते ही इनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। और कश्मीर के लोगों का उस समय के जो लोग थे बुजुर्ग, उन्होंने उनका कहना था कि हमने सुन रखा है अपने लोगों से कि जो पठानों का यहाँ पर राज्य था उन्होंने कितना अत्याचार हमारे पे किए थे, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी प्रकार से हमें पाकिस्तान के साथ में सौंपा जाए। तो उनका विरोध हुआ था उस वक्त। और यहाँ से जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया 26 अक्टूबर 1947 को, तो भारत के पास में एक अधिकार आ जाता है कि अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए हमने अपनी सेना दे दी। हमारी सेना ने उस समय पराक्रम दिखाते हुए जो पाकिस्तान की सेना और कबायली जो थे, ये श्रीनगर जो आज का शहर है इसके आउटस्कर्ट्स बटमालू तक ये पहुंच चुके थे। तो और वहां तक के वहां पर जो हमारा पावर जनरेशन था, वहां पर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन अपना सेंटर, उसके ऊपर भी उनका कब्जा हो चुका था। वहां से इनको खदेड़ते हुए जो आज की एलओसी है उसके पार तक धकेला था। और हमारे उस समय के जो सेना अध्यक्ष थे उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी को कहा था कि कुछ दिनों की और बात है, जो भी हमारा क्षेत्र पाकिस्तान के आधिपत्य में उस वक्त तक था, गिलगित है, बाल्टिस्तान है, उसके बाद में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो उसके नीचे का सारा जो हिस्सा है उसमें जैसे पुंछ है, रजौरी का इलाका है, सुरनकोट का एक इलाका है, उसके नीचे आप मीरपुर आता है, मीरपुर के बाद में मतलब ये जम्मू से बेल्ट शुरू होती है और उत्तर जाते जाते गिलगित तक ये जाती है। ये सारा क्षेत्र हम अपना वापस पाकिस्तान से लेने का सामर्थ्य रखते हैं हमें। लेकिन उस वक्त की जो जिसको कहते हैं कि तारीख के पन्नों में ऐसी भी घड़ी आई है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई है, वो ऐसे लम्हे थे, ऐसी खताएं कर दी उस वक्त जिनको हमने भारत का भाग्य विधाता बनाया हुआ था कि वो कश्मीर वो यूएन में ले गए केस को। अब यूएन में जो लोग बैठे हैं कौन थे, उनकी मंशा क्या थी, उनकी ऑब्जेक्टिविटी क्या थी? उनका ऑब्जेक्टिव उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये था कि किस प्रकार से रशिया को रोका जाए, यूएसएसआर को किस प्रकार से रोका जाए। उनकी पूरी रणनीति उसके ऊपर चलती थी और उन्होंने इस वक्त ये बात का निर्णय किया
कि यूएसएसआर को अगर हमने नीचे आने से रोकना है, अरब सागर तक आने से रोकना है, उनके जो उस वक्त के असेट्स थी मिडल ईस्ट में, जो तेल के कुएं हैं वहां तक जाने से रोकना है, इंडियन ओशन तक आने से रोकना है, तो उसके लिए पाकिस्तान जो था वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट वाली स्टेट थी बनिस्बत के भारत के, तो उन्होंने उसको साथ देना था। हमारे लोग ये बात समझने में बहुत बड़ी चूक कर गए और चले गए यूएन में, और यूएन में जो बैठे थे उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। एक बात और है, उस समय अगर ये कहते हैं प्लेबिसाइड, तो पहली शर्त ये थी कि पाकिस्तान ने जिन क्षेत्र पे कब्जा किया उनको खाली करो, उसके बाद में जनमत की बात करेंगे। तो उस समय क्या जो वातावरण था, मेरा ऐसा मानना है कि वाकई में अगर वो हो भी जाता उस समय जनमत, तो 100% लोग भारत के हित में ही बात करते, किसी भी धर्म के होते वो लोग। क्योंकि जब कबायली वहां पर आए बाद में, अक्टूबर 26 को जब हमारा विलय हुआ, तो उस कालखंड में जब वो उन्होंने वहां पर यहाँ से हमला किया था, उससे पहले तो एक भी कश्मीरी ऐसा नहीं था जिसने उनका साथ दिया। तो ये बहुत बड़ी भूल जो है उस समय हमारे राजनेताओं ने वो कर दी, और एक नसूर जो है वो बना दिया, और फिर ये बात करनी शुरू कर दी। महाराजा ने कहा, जब विलय की बात आई, कि शेख अब्दुल्ला जो है वो लोक नेता है। शेख अब्दुल्ला का इतिहास इनको पता नहीं था क्या? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ एक व्यक्ति जो है वहां पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो निर्माण करता है, बाद में अपनी जो उसकी अभिलाषाएं हैं, अपनी जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है। कभी हम सेकुलर हैं, लेकिन आपकी मानसिकता तो परिवर्तन होने वाली नहीं थी ना। तो उस व्यक्ति को आप वहां का जो है निर्णय उसके हाथ में दे देते हो। और वही होता है कि 1947 में जब आप ये कहते हो कि जब शेख अब्दुल्ला जो है वो अगर महाराजा के साथ में जुड़ करके आते हैं तो ही हम स्वीकार करेंगे, तो 1953 में उसको वापस गिरफ्तार करने की नेहरू को आवश्यकता क्या थी? क्या 6 साल के भीतर क्या फर्क था? वो व्यक्ति वही था जो 1935 में था, वो व्यक्ति वही था जो 1947 में था, वो वही व्यक्ति था जो 1953 में भी था। तो उसको बाद में गिरफ्तार किया जाता है, और फिर अपने ऊपर एक और चीज जो है वो लागू कर दी जाती है, धारा 370 35 से। ये इतने साल भारत में इस अत्याचार को सहा के जो हमारा मुकुट है, सिरमौर है भारत का, उसके अंदर भारत का नागरिक जो है उसको कोई भारत अधिकार नहीं है। और वहाँ के जो हमारी बेटी है वो यहाँ अगर शादी करके आ जाती है तो उसको उधर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो ये सारी जो है ये तो एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन का निर्णय अगस्त 2019 में जो है आज राष्ट्रवादी लोग जो बैठे हैं वहां पर दिल्ली में, उन्होंने ले लिया। और लेकिन ये करीबन कोई 60-70 साल हमारे ऊपर बहुत बड़ा भारत के ऊपर एक राजनीतिक सामाजिक राष्ट्रीय अत्याचार था 370 और 35 से। अब एक बात इसमें आज के संदर्भ में समझी जानी चाहिए कि आज वहां पर 370 पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 है, वहां की परिस्थिति क्या है? तो जैसे मैंने बताया था कि एक तो जियो पॉलिटिकल रीजंस बहुत बड़े होते हैं। 1990 तक यूएसआर के टूटने तक पूरा जो वेस्ट है वो लगा हुआ था। जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो समझ के चलिए दुनिया की उस समय की लगभग आधी इकोनॉमी, जीडीपी, ये सब उनके हाथ में थी। चाइना का उदय तो अभी हुआ 10-20 साल पहले, उससे पहले तक तो पूरे दुनिया के ऊपर इन्हीं का इकोनॉमिक शासन और इन्हीं की मिलिट्री शासन चलता था। उनके जो इंटरेस्ट थे वो इंटरेस्ट उस वक्त ये थे कि कैसे भी करके यूएसएसआर को कहीं पर भी पाँव हम फैलाने नहीं देंगे। तो उसी वो जो कालखंड था कोल्ड वॉर का, उसी में देखिए क्यूबा क्राइसिस भी आया, उसी में कोरियन क्राइसिस भी आया, उसमें वियतनाम में भी
ये लोग बैठे जा करके, बाद में 1979 से 89 तक जब रशिया आकर के अफगानिस्तान बैठा, उसको निकालने में लगे रहे। तो इनका पूरा ध्यान लगा हुआ था कि किस प्रकार से रशिया को वहां से निकाला जाए, और वही ध्यान के कारण से इन्होंने एक जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान रोग स्टेट, टेररिस्ट स्टेट जो है, वो इनएडवर्टेंटली उसका निर्माण करवा दिया। वही पीरियड था जब पाकिस्तान ने इनकी आंखों में धूल झोंक करके एटॉमिक आर्सेनल भी क्रिएट किया। आज एक बहुत बड़ा फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर ये अपने लिए वहां पर खड़ा कर चुके हैं। तो उस वक्त की राजनीति थी रशिया को निकालनी, और उसके लिए इनको पाकिस्तान जो है वो सूट करता था। आज जो जियो स्ट्रेटेजी, आज जो जियो पॉलिटिक्स है, वो चीन के विरोध में वेस्ट की आ रही है, क्योंकि अगर चीन को आज नहीं रोकेंगे तो चीन इनको खा जाएगा। तो उसको रोकने के लिए आज इनकी जो जियो पॉलिटिक्स है दुनिया की, उसको ये सूट करता है कि चीन को रोकना है अगर, तो सबसे बड़ी ताकत चीन को रोकने के लिए भारत है। क्योंकि चीन के जितने भी वहां से प्रोजेक्ट्स, सीपैक हो जाए, ओबीओआर हो जाए, बीआरआई हो जाए, ये जो निकल रहे हैं सिंकियन से जो निकलते हैं, ये एक तो निकलता है जो शख्सगान वैली है, जो पाकिस्तान ने हमारा क्षेत्र जो है 1963 में चीन को बांट दिया था, वहां से होकर के सीपैक आता है, और वो सीपैक जो है वो खजुराहो पास से होकर के केपी के पाकिस्तान का है, वहां से बलूचिस्तान पंजाब से होकर के सिंध, और फिर उसके बाद ग्वादर और कराची, ये वहां से निकलता है। वो अगर चीन का कामयाब हो जाता है तो इनका जो इन्फ्लुएंस का एरिया है मिडल ईस्ट, चीन उनके द्वार पे आकर के बैठ जाता है, जो उनको किधर कैसे भी वेस्ट को जो है वो मान्य नहीं है। दूसरा जो इनका ओबीओआर जो है, जो चीन का कजाकिस्तान और बाकी सब क्षेत्रों से होकर के जाता है, वो भी कराकोरम पास से थोड़ा ऊपर है। तो भारत के कुछ इलाके जिन पे चीन आज भी अपना हक जमाता है, एक तो जो अक्साई चीन है वो पूरा उसके पास है, 72,000 किलोमीटर हमारी जमीन उनके पास में है, चीन के पास में, जो आज पिछले साल भी ये हुआ गलवान और ये पैनगोंग का इलाका जो है, ये ऊपर तक जो है ये सारा चीन के कब्जे में है। और हमारा जो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, चीन उसको अपने तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, और चीन दोनों, और ये हमारे भारत माता का अंग, हम इसकी 1 इंच जमीन भी देने को तैयार नहीं है, ये बाहर के देशों को मालूम है। तो चीन को रोकना है अगर फिजिकली, तो दुनिया में आज सबसे बड़ी ताकत भारत है। इसके लिए कश्मीर के संदर्भ में भी जो वेस्ट है, ये पूरा का पूरा नाटो है, ये पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज जो पॉलिटिकली उनको हमारे साथ में आना ही पड़ेगा। ये जो है एक बात दुनिया के जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको समझ भी लेनी चाहिए, उन्होंने समझी भी है। दूसरी बात, हमारी एक सिविलाइजेशनल हर देश की क्वालिटी होती है। मैं कश्मीर के लोगों को एड्रेस करके ये बात बताना चाह रहा हूँ। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति इस प्रकार से रही है कि हमने मानवीय मूल्यों के ऊपर हमेशा जोर दिया। इसी कारण से जब पूरी दुनिया से प्रताड़ित होकर के ज्यू भारत में आए, उनका स्वागत किया, पारसी आए उनका स्वागत किया, और भी दूसरे देशों से भी जो लोग, उससे प्राचीन तो बहुत लोग आए, ग्रीक्स आए, उनको हमने अपने आप में समाविष्ट कर लिया। तो आप तो हमारे ही हो, जो कश्मीर के भीतर लोग बैठे हैं, आप तो हमारे ही हो, हमारे ही खून का अंग हो। 6 जनरेशन पहले जो आज का बट वहां पर अब्दुल वहीद होगा, वो उस वक्त कृष्ण लाल बट था। अल्लामा इकबाल जो पाकिस्तान के एक जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़े सोच, जो विचार करने वाले थे पाकिस्तान बनाने के, मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा, उनकी 4 जनरेशन पहले हम देखते हैं तो वो कश्मीर का हिंदू था। आप हमारा जिसको कहते हैं, यू आर पार्ट ऑफ आवर फ्लैश एंड ब्लड, आप अलग नहीं हो। तो हम दुनिया भर में अगर वापस से परम वैभव की स्थिति में पहुंचेंगे, तो उसके साथ जब भारत पूरा पहुंचेगा, तो उसके साथ में भारत का जो सिरौर है, जो भारत का मुकुट है कश्मीर, वो भी वहां तक जाएगा।
मजहब जो है वो भारत में, जब मैंने बताया कि दुनिया भर में जितने मजहब है वो भारत में है अलग अलग। इस्लाम के फिरके 72 फिरके हैं, 72 के 72 दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत में मिलेंगे। तो मजहब के आधार के ऊपर अलग अपनी पहचान जो है वो नहीं बनाई जानी चाहिए। भारत के जो इस वक्त हमारी तरक्की का ग्राफ है उसमें कश्मीर बराबरी का हिस्सेदार है, उसके साथ में आकर के जुड़ें और दूसरों के कहे हुए बहकावे में मत आए। दूसरे के बहकावे में आएंगे जो पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान की बात करते थे ये हुर्रियत वाले, और उसकी जो स्थिति है वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शरीयत की बात करने वाले जो लोग हैं, अभी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी जो है एक रियल शरीयत होनी चाहिए, तो मैंने एक प्रश्न ये मैं करता हूँ कि वो हमें कृपया बताए कि लीबिया में, सीरिया में, यमन में, सूडान में, सोमालिया में, लेबनान में, अफगानिस्तान में कहाँ रियल शरीयत है? भाई आप आपके धर्म का प्रचार करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। इस देश का संविधान जो है वो इतना विशाल है कि सबको हर प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मॉडर्निज्म है, जो एक इंसानी बात है, उसको भी अंगीकार करिए। और ये अगर चलता रहेगा, कश्मीर में कोई किसी प्रकार से कोई भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना पहले कभी हुई थी, ना अब हो रही है, ना आने वाले समय में होगी। तो अपना सबका एक ही जितने भी हम भारतवासी हैं वो ये होना चाहिए कि अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को घर की चार दीवारी में रखते हुए बाहर जब हम आते हैं तो केवल हम बात करें अपने देश की, बात करें अपने राष्ट्र की बात करें। तो ये सब अगर होता रहेगा तो कश्मीर की जो पूरी तरह से कल्चरल, पॉलिटिकल, सामाजिक हर प्रकार की जो समरसता है, जिसको लिए समरसता बड़ा उपयुक्त शब्द है, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि वो भारत में पूरी तरह से हो जाएगी। विषय बहुत लंबा है, इतना ज़्यादा समय नहीं होता कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है चर्चा करेंगे। इसके जो अलग अलग अंग हैं तो उसके ऊपर जरूर बात करेंगे अगले सत्र में। इसके साथ ही मेरी बात मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।